इस वीडियो में आपको क्लास 12th ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन A राइट। क्वेश्चन 2, कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? इसका राइट आंसर है मिस्र, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 3, वेल्ड घास क्षेत्र किस महाद्वीप में मिलता है? अफ्रीका में, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 4, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व था? यानी कि उसके अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग बिहार, ऑप्शन बी राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे जो सर्वाधिक है जनसंख्या, जो घनत्व सर्वाधिक है, अगर इसमें आ जाता सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में था, उसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन 5, कौन सा नगर नदी तट पर स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भोपाल, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 6, कौन सा नगर प्रशासनिक नगर है? तो इसमें कौन सा है? गांधीनगर, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 7, किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तारापुर में। क्वेश्चन 8, भरमौर क्षेत्र की प्रमुख नदी है? रावी। क्वेश्चन 9, यह आपका अभिकथन कारण यानी कि असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अभिकथन है जीवन निर्वाह कृषि स्वयं के उपभोग के लिए की जाती है। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। और इसमें जो कारण है कि स्थानांतरी कृषि और काटो और जलाओ कृषि एक नहीं है। तो एक नहीं है, नहीं एक ही है वो चीज़, उसको एक ही बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या गलत है? यहाँ पे जो है वो एक ही है, नहीं आना चाहिए था, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट दे रखी है। तो इसमें राइट आंसर है कि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन 10, अभिकथन है कि भारत में चावल एक खरीफ फसल है और कारण है कि चावल के लिए उच्च तापमान, उच्च नमी और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसमें यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए राइट। सेक्शन बी, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन 11, निश्चयवाद से क्या अभिप्राय है? आंसर, निश्चयवाद वह भौगोलिक विचारधारा है जिसके अनुसार मानव की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण जैसे जलवायु, स्थलाकृति, मृदा और वनस्पति द्वारा निर्धारित होती है तथा मानव का पर्यावरण पर नियंत्रण सीमित माना जाता है। क्वेश्चन 12, प्रादेशिक भूगोल से क्या अभिप्राय है? आंसर, प्रादेशिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र या प्रदेश के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तत्वों का आपसी संबंधों के साथ समन्वित और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, जिससे उस क्षेत्र की प्राकृतिक और मानवीय विशेषताओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन 13, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? आंसर, पर्यावरण प्रदूषण वह अवस्था है जब वायु, जल, मृदा और ध्वनि में हानिकारक पदार्थों की जो मात्रा है वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है और मानव एवं अन्य जीवों के जीवन और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन 14, क्रमबद्ध भूगोल से क्या अभिप्राय है? आंसर, क्रमबद्ध भूगोल भूगोल के अध्ययन का वह तरीका है जिसमें किसी एक भौगोलिक तत्व जैसे जलवायु, मृदा या जनसंख्या का विश्व स्तर पर अथवा किसी बड़े क्षेत्र में उसके स्वरूप, वितरण और प्रभाव का पृथक पृथक एवं व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है। 15, समता से क्या अभिप्राय है? आंसर, समता का अर्थ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं, क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुसार संसाधन एवं अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके और कोई भी व्यक्ति या वर्ग पीछे न रह जाए। क्वेश्चन 16, पनामा नहर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर, पनामा नहर पनामा में स्थित एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है और इसमें जहाज़ों के आवागमन हेतु लोक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस नहर से दक्षिण अमेरिका के चारों ओर की लंबी समुद्री यात्रा से बचाव होता है और यह विश्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। नेक्स्ट सेक्शन सी, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। 17, चतुर्थ और पंचम
क्रियाकलापों को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप वे आर्थिक क्रियाकलाप हैं जो मुख्य रूप से ज्ञान, सूचना, अनुसंधान और तकनीक पर आधारित होते हैं। इनमें शोध एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, परामर्श और डाटा सेवाएं शामिल होती हैं तथा ये अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित बनाते हैं। नेक्स्ट है पंचम क्रियाकलाप। वे क्रियाकलाप होते हैं जो सीधे मानव कल्याण और सामाजिक सेवाओं से संबंधित होते हैं। इनमें सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक कार्य, प्रशासन और उच्च स्तर के निर्णयात्मक कार्य शामिल होते हैं जो समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार करते हैं। क्वेश्चन 18, सघन एवं एकाकी बस्तियों के में अंतर बताइए। बात करते हैं सघन बस्तियां। वे होती हैं जो मकान एक दूसरे के निकट बने होते हैं और जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ऐसी बस्तियों में सामाजिक संपर्क अधिक होता है और ये सामान्यतः उपजाऊ क्षेत्रों, मैदानों, नदी घाटियों तथा शहरी क्षेत्रों में विकसित होती है। एकाकी बस्तियां वे होती हैं जहां मकान दूर दूर स्थित होते हैं और जनसंख्या घनत्व कम होता है। इन बस्तियों में सामाजिक संपर्क सीमित होता है और ये प्रायः पर्वतीय, मरुस्थलीय व वन क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन 19, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, उदाहरण सहित समझाएं। आंसर, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वह लंबा रेल मार्ग होता है जो किसी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। यह प्रमुख शहरों, बंदरगाहों, आंतरिक क्षेत्रों को जोड़कर लंबी दूरी की यात्रा और माल ढुलाई को सरल बनाता है। ऐसे रेल मार्ग आर्थिक विकास, व्यापार विस्तार, क्षेत्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए रूस का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनाडा का ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग। क्वेश्चन 20, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार होता है जो एक देश की सीमाओं के भीतर होता है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं का आदान प्रदान देश के विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों के बीच किया जाता है। इनमें एक ही मुद्रा, कानून और सरकारी व्यवस्था लागू होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। वह व्यापार होता है जो दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है। इनमें विभिन्न देशों की मुद्राएं, व्यापार नीतियां, सीमा शुल्क, नियम शामिल होते हैं तथा यह व्यापार विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, शुष्क कृषि और आदर्श कृषि में अंतर बताइए। शुष्क कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों, लगभग 75 सेंटीमीटर से कम में की जाती है। इन क्षेत्रों में बाजरा, चना, जवार जैसी फसलें उगाई जाती हैं जो कम जल में भी विकसित हो सकती हैं। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है और मृदा में नमी बनाए रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आर्द्र कृषि। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लगभग 75 सेंटीमीटर से अधिक में की जाती है। इनमें धान, गन्ना, जूट जैसी फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें अधिक जल की आवश्यकता होती है। यह कृषि सिंचाई सुविधाओं और मिट्टी में पर्याप्त नमी पर अधिक निर्भर करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो चावल के उत्पादन में, ठीक है, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वर्तमान में चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, जरूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। 22, वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आंसर, वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण और समुचित उपयोग करना है। इसके द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाया जाता है जिससे कुओं और नलकूपों में जल उपलब्धता बनी रहती है। यह विधि पेयजल, सिंचाई, घरेलू उपयोग के लिए जल की पूर्ति में सहायक होती है। साथ ही वर्षा जल संग्रहण से जल के संकट को कम करने, बाढ़ और मृदा अपरदन पर नियंत्रण तथा स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है सेक्शन डी। इसमें यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 23, विभिन्न आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। आंसर, उद्योगों को उनके स्वरूप और कार्य प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कच्चे माल के आधार पर। इस आधार पर उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग जैसे कि सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, खनिज आधारित उद्योग जैसे लौह इस्पात, सीमेंट उद्योग तथा वन आधारित उद्योग जैसे कागज, फर्नीचर उद्योग में बांटा जाता है। आकार के आधार पर उद्योगों को उनके उत्पादन स्तर और पूंजी निवेश के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े उद्योग में वर्गीकृत किया जाता है। कुटीर उद्योग जो है घरेलू स्तर पर, जबकि बड़े उद्योग आधुनिक मशीनें और अधिक पूंजी में संचालित होते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर।
इस आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्रों में उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी उद्योग के में जो परिभाषित यानी कि विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन के आधार पर उद्योगों को मूल उद्योग जैसे लौह इस्पात, उपभोक्ता वस्तु उद्योग जैसे कपड़ा, साबुन और मध्यवर्ती उद्योग में वर्गीकृत किया जाता है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। नेक्स्ट है श्रम के उपयोग के आधार पर। इस आधार पर उद्योग श्रम प्रधान उद्योग और पूंजी उद्योग जो है कहलाते हैं। जहां अधिक श्रमिकों का उपयोग होता है वे श्रम उद्योग होते हैं। जहां अधिक मशीनों या पूंजी का उपयोग होता है वे पूंजी प्रधान कहलाते हैं। क्वेश्चन 24, भारत में चाय की खेती के लिए अनुकूल दशाएं और उत्पादन व वितरण का वर्णन करें। आंसर, चाय की खेती के लिए अनुकूल दशाएं। भारत में चाय की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, पाला रहित मौसम एवं लंबी आर्द्र अवधि आवश्यक होती है। चाय की खेती सामान्यतः 600 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले ढालदार क्षेत्रों में की जाती है। इसके लिए गहरी उपजाऊ, हल्की अम्लीय और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। चाय एक श्रम प्रधान फसल है, इसलिए सस्ते और कुशल श्रम की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है भारत में चाय का उत्पादन। भारत विश्व में प्रमुख चाय उत्पादक देशों में एक है। यह चाय की खेती मुख्यतः वृक्षारोपण यानी कि बागान कृषि के रूप में की जाती है। चाय की कोमल पत्तियों को हाथ से चुनाई की जाती है, जिसके बाद किण्वन, सुखाने और प्रसंस्करण की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा चाय तैयार की जाती है। भारत में उत्पादित चाय का एक बड़ा भाग घरेलू उपयोग में आता है, जबकि शेष का निर्यात किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। नेक्स्ट है भारत में चाय का वितरण। भारत में चाय का वितरण मुख्यतः उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में केंद्रित है। उत्तर पूर्वी भारत में असम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में सर्वाधिक चाय उत्पादन की जाती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र और केरल उच्च गुणवत्ता की चाय के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक के कुछ भागों में भी सीमित मात्रा में चाय की खेती की जाती है। क्वेश्चन 25, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, वर्णन करें। आंसर, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल स्रोत होते हैं जिनकी प्रकृति द्वारा निरंतर पुनः पूर्ति होती रहती है, जिनका लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। इन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। यह कोयला और पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं। प्रमुख है पारंपरिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं। तो इसमें कौन कौन से? पहला है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग सौर कुकर, सौर हीटर, सौर पैनल और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। यह ऊर्जा अक्षय और प्रदूषण रहित है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। हवा की गति से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग पवन चक्कियों द्वारा बिजली उत्पादन में किया जाता है। यह ऊर्जा विशेष रूप से तटीय और पठारीय क्षेत्रों में उपयोगी है। जैव ऊर्जा यानी कि बायोगैस। पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट और जैविक कचरे से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। इसमें बायोगैस बनती है जिसका उपयोग ईंधन और बिजली उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के भीतर की तापीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा ज्वालामुखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र में आने वाली ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है और यह एक स्थायी ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाएं। तो यहाँ पे दर्शाने हैं आपको। पहला है कांडला बंदरगाह है, दूसरा रानीगंज कोयला क्षेत्र, कैगा अणु ऊर्जा केंद्र, बैरोनी तेल शोधनशाला, मयूरभंज लौह अयस्क क्षेत्र। आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिख रहे हैं ये आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। आपको केवल ये पहले वाला जो आपको इतना ही देखने को मिलेगा। आपको आगे का जो यहाँ पे दिया हुआ है मयूरभंज उड़ीसा में है, ये आपको खुद याद करना है, लिखना है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अदरवाइज ये आपको खुद याद करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे एग्जाम में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कांडला बंदरगाह यहाँ पे है गुजरात में, नीचे है कैगा अणु ऊर्जा केंद्र, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है मयूरभंज लौह अयस्क क्षेत्र, ये ओडिशा में है।
रानीगंज कोयला क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में है। बैरोनी तेल शोधक ये बिहार में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी जो है यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चिल्का लेक जो चिल्का झील है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है, कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF आपको नीचे यहाँ पे कोने में दी हुई है वेबसाइट, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया का जो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।